सोचिए, अगस्त 1947 में दिल्ली का एक बंद कमरा और एक आदमी जो नक्शे पर बस लकीरें खींच रहा है। शायद उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी खींची हुई एक लकीर से 2 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे और लाखों लोग अपनी जान गंवा देंगे। ये कहानी है उसी लकीर की, जिसने एक उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस कहानी में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक ऐसे काम से शुरू करेंगे जो लगभग नामुमकिन था। फिर उस लकीर के बनने की कहानी देखेंगे जिसने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि जिंदगियों को भी बांट दिया। हम कलकत्ता में हुए एक चमत्कार को समझेंगे और आखिर में इस सवाल पर पहुंचेंगे कि कैसे एक ही वक्त में त्रासदी और चमत्कार दोनों साथ साथ हो रहे थे। तो बात शुरू होती है जून 1947 से। भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ये ऐलान करते हैं कि अंग्रेज 15 अगस्त को भारत छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त के साथ कि देश का बंटवारा होगा। इस ऐलान ने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी और इसे पूरा करने के लिए वक्त बहुत ही कम था। अब सवाल ये था कि कोई करोड़ों लोगों के देश को सिर्फ कुछ हफ्तों में कैसे बांट सकता है। अंग्रेजों के लिए ये एक लगभग नामुमकिन काम था, क्योंकि उनकी तो बस एक ही प्राथमिकता थी, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना। और ये काम सौंपा गया एक ऐसे शख्स को जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारत में कदम तक नहीं रखा था। उनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ, एक ब्रिटिश वकील। मजे की बात ये थी कि उन्हें चुना ही इसलिए गया था क्योंकि वो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इसे उनकी निष्पक्षता माना गया। उन्हें उस जमीन, उसके लोगों या उसकी संस्कृति के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, जिसे वो 2 टुकड़ों में काटने वाले थे। अब आते हैं इस बंटवारे की असल मुश्किलों पर, जो सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। ये मुश्किलें बड़े बड़े शहरों के भविष्य से लेकर दफ्तर की छोटी छोटी चीजों तक फैली हुई थीं। लॉर्ड माउंटबैटन ने रेडक्लिफ से कहा था, आपको बस एक लकीर खींचनी है। सुनने में कितना कितना आसान लगता है ना, लेकिन असल में ये एक ऐसी लकीर थी जो न सिर्फ समुदायों को बल्कि नदियों, खेतों और सदियों से एक साथ रह रहे परिवारों को भी बीच से चीरने वाली थी। रैडक्लिफ के सामने सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक था लाहौर का भविष्य। जरा यहाँ की आबादी देखिए, करीब 6 लाख मुसलमान, 5 लाख हिंदू और 1 लाख से ज्यादा सिख। मतलब किसी भी एक समुदाय का साफ बहुमत नहीं था। हिंदुओं और सिखों की ज्यादातर संपत्ति और कॉलेज लाहौर में थे, तो उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये शहर भारत का हिस्सा बनेगा। रैडक्लिफ ने भी पहले ऐसा ही सोचा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर कलकत्ता और लाहौर दोनों ही भारत को मिल गए तो नए देश पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर बचेगा ही नहीं। तो आखिर में लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। पर बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, बंटवारा तो हर एक चीज का हो रहा था। सरकारी फाइलें, दफ्तर का फर्नीचर, टाइपराइटर, लाइब्रेरी की किताबें, यहाँ तक कि बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बत्तखें मंगवाई थीं, उनका भी बंटवारा होना था। जब वो कलकत्ता पहुंची तो ये सवाल उठा कि ये बत्तखें भारत की हैं या पाकिस्तान की। एक तरफ जहां दफ्तरों में पंखों और बत्तखों पर बहस हो रही थी, वहीं जमीन पर एक बहुत ही भयानक और खूनी बंटवारा चल रहा था। ये कहानी है इंसानी इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन की। उस एक लकीर ने करीब 2 करोड़ लोगों को रातों रात अपने ही घरों में पराया बना दिया। उन्हें एक ऐसे देश जाने पर मजबूर किया गया जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था, और एक ऐसे देश को छोड़ने पर मजबूर किया गया जिसे वो सदियों से अपना घर मानते थे। और इस विस्थापन के दौरान जो हिंसा भड़की, उसमें मरने वालों का आंकड़ा 20 लाख तक पहुंच गया। ये उस तबाही का पैमाना था जिसकी कीमत कई पीढ़ियों ने चुकाई। और इस हिंसा का शायद सबसे खौफनाक चेहरा थी घोस्ट ट्रेन्स या भूतिया ट्रेनें। ये वो ट्रेनें थीं जो अपनी मंजिल पर शरणार्थियों को लेकर नहीं पहुंचती थीं, बल्कि उन लोगों की लाशों से भरकर पहुंचती थीं जिन्हें रास्ते में बेरहमी से मार दिया गया था। ऐसी ही एक ट्रेन की दीवार पर लिखा मिला था, ये ट्रेन नेहरू और पटेल के लिए हमारी आज़ादी का तोहफा है। ये एक छोटा सा वाक्य उस वक्त फैली नफरत की गहराई और क्रूरता को बताने के लिए काफ़ी है। लेकिन इतनी हिंसा और नफरत के बीच उम्मीद की एक किरण भी थी। ये कहानी है कि कैसे बंगाल में एक अकेले आदमी ने हिंसा की इस आग को रोकने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुआ। सोचिए, एक तरफ पंजाब में 55,000 फौजी भी शांति नहीं ला पा रहे थे, पूरा प्रांत जल रहा था, और दूसरी तरफ माउंटबैटन ने कलकत्ता को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक आदमी को दी, महात्मा गांधी।
माउंटबैटन ने उन्हें अपनी वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, यानी एक आदमी की सरहदी सेना। गांधी जी का प्लान जितना सरल था उतना ही क्रांतिकारी और खतरनाक भी। उन्होंने फैसला किया कि वो एच.एस. सुहरावर्दी के साथ रहेंगे, वही मुस्लिम नेता जिसे कलकत्ता के कई हिंदू 1946 के दंगों का जिम्मेदार मानते थे और कलकत्ता का कसाई कहते थे। गांधी जी ने एक ही शर्त रखी, अगर शहर में फिर से हिंसा भड़की तो वो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। और हुआ भी वही। 31 अगस्त की रात हिंसा भड़क उठी और गांधी जी ने अपना अनशन शुरू कर दिया। ठीक 73 घंटों के बाद कलकत्ता के वही दंगाई गिरोहों के सरगना गांधी जी के पास आए, अपने हथियार उनके पैरों में रख दिए और रोते हुए शांति की भीख मांगी। इसी को कलकत्ता का चमत्कार कहा जाता है। अब बंटवारे के इस त्रासदी से आगे बढ़कर देखते हैं 1947 की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती को, वो 565 आज़ाद रियासतें जो भारत के दिल में बिखरी हुई थीं और जिन्हें एक करना था। अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये 565 रियासतें आज़ाद हो गईं। अगर ये भारत में शामिल न होती तो भारत का नक्शा पता है कैसा होता? एक स्विस चीज़ जैसा, जिसमें 500 से ज़्यादा छेद होते। ऐसे में एक मजबूत देश बनाना नामुमकिन था। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया दो लोगों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, और उनके सबसे भरोसेमंद साथी वीपी मेनन, जो एक शानदार नौकरशाह और वार्ताकार थे। इस काम की चुनौतियों को समझने के लिए जूनागढ़ का ये मज़ेदार किस्सा सुनिए। यहाँ का नवाब मुसलमान था और 80% आबादी हिंदू। कहते हैं नवाब को अपनी प्रजा से ज्यादा अपने 2000 कुत्तों से प्यार था। उसने 14 अगस्त को पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। जवाब में भारतीय सेना ने रियासत को घेर लिया। नवाब घबराकर अपनी बेगमों और अपने प्यारे कुत्तों के साथ कराची भाग गया। बाद में एक जनमत संग्रह से जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां त्रासदी और चमत्कार एक साथ मिल जाते हैं, और इस पहेली के आखिरी और सबसे पेचीदा टुकड़े पर ध्यान देते हैं। एक ऐसी समस्या जो आज भी अनसुलझी है, कश्मीर। तो ये सब हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। जुलाई 1947 में कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आज़ाद रहना चाहते थे, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान से आए पठान कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अपनी रियासत को बचाने के लिए महाराजा ने 26 अक्टूबर को भारत से मदद मांगी और विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। इसके बाद भारत पाकिस्तान में जंग छिड़ गई, जो 1 जनवरी 1949 को यूएन की युद्ध विराम के साथ रुकी, और वहीं से नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल का जन्म हुआ। तो फिर 1947 की कहानी असल में है क्या? क्या ये एक दुखद बंटवारे की कहानी है या एक चमत्कारी एकीकरण की? सच तो ये है कि ये एक ही वक्त में, एक ही पल में दोनों थीं। एक तरफ नक्शे पर खींची एक लकीर देश को तोड़ रही थी, तो दूसरी तरफ सैकड़ों रियासतें मिलकर उसी नक्शे पर एक नए मजबूत राष्ट्र को जन्म दे रही थीं।